हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय गणित वार्षिक परीक्षा पेपर 2024 मॉडल पेपर का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में जो है हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 अर्थात जो 30 अंक में विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य और एक शब्द और एक वाक्य में जो प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न क्रमांक 12 तक 2-2 अंक के क्वेश्चन समझा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखना है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको यहां पर ऊपर आई बटन दिख जाएगा। इस आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आप पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आप केवल 1 महीने में गणित विषय की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप 70 प्लस जो है स्कोर कर सकते हैं। आप वार्षिक पेपर में कितना 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका पेपर है 11 मार्च 2024 को आपका गणित का पेपर है। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर जो है हम प्रश्न क्रमांक 13 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो x और y दोनों अक्ष पर स्थित होता है। तो इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए ग्राफ में कि x और y अक्ष क्या होते हैं। तो इस प्रकार से जो आड़ी लाइन होती है इस प्रकार से है, x अक्ष होता है। x अक्ष का धनात्मक अक्ष इस तरफ होता है, ऋणात्मक अक्ष इस प्रकार से। और जो खड़ी लाइन होती है इस प्रकार से है, y अक्ष होता है। कुछ इस प्रकार से अक्ष होते हैं। तो यहाँ पर x अक्ष होता है, यहाँ पर x अक्ष का ऋणात्मक अक्ष होता है, यहाँ पर y अक्ष होता है, यहाँ पर y अक्ष का ऋणात्मक अक्ष होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो x और y दोनों पर स्थित होता है। तो केवल एक ही बिंदु होता है जो x अक्ष पर भी स्थित होता है और y अक्ष भी। जैसे आप मूल बिंदु यदि 0 0 ले लें तो x अक्ष में भी आपको 0 मिलेगा यहाँ पर और y अक्ष में भी मिलेगा। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो x और y दोनों अक्षों पर स्थित होता है। तो यहाँ पर जो मूल बिंदु 0 0 होता है भाई जो है x और y दोनों अक्षों पर स्थित होता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। आप आंसर उत्तर में लिखेंगे कि मूल बिंदु 0 0 x और y दोनों अक्षों पर स्थित होगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 2 अंक में पूछा गया है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से उत्तर लिखा गया है कि मूल बिंदु जो 0 0 होता है यह x अक्ष पर भी स्थित होता है और y अक्ष दोनों अक्षों पर स्थित होता है। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, इसको आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। प्रश्न क्रमांक 14 है, बिंदु 4 5 की x अक्ष से दूरी तथा y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन आपसे 100% दूरी का पूछा जाएगा। तो बिंदु 4 5 में आपको x अक्ष से दूरी बताना है और y अक्ष से दूरी बताना है। तो सबसे पहले हम इस बिंदु को दर्शा लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला जो मान होता है, जैसे हमें 4 और 5 को दर्शाना है तो पहला जो बिंदु होता है, जो पहला अंक होता है x अक्ष में हम देखते हैं और दूसरा जो मान होता है वह y का होता है। तो x में आपको कितना देखना है, 4 देखना है और धन का यहाँ पर इस तरफ संख्या होती है x अक्ष में, इस तरफ ऋणात्मक संख्या होती है, इस तरफ धनात्मक संख्या। जैसे यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 4 होगा। y अक्ष में भी हमें इस तरफ जो धनात्मक संख्या होती है, नीचे ऋणात्मक संख्या होती है, तो प्लस का 1 होगा, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 और प्लस का 5 होगा। यदि हम 4 को देखें तो यहाँ पर मिल जाएगा और 5 को देखें तो यहाँ पर मिलेगा। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आप 5 के सामने तक डैश से आप इस बिंदु को मिलाएंगे। केवल आपको समझना है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से हम मिला देंगे तो यह आपका 4 और 5 इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूरी पूछी गई है, तो बिंदु 4 5 की x अक्ष से दूरी, जैसे यहाँ पर 4 और 5 से x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, जैसे यहाँ पर x अक्ष यहाँ पर है, ये x अक्ष है इस प्रकार से, और दूरी हमें क्वेश्चन में पूछी गई है तो दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो y का मान होता है वह x अक्ष की दूरी होती है और जो x का मान होता है वह y अक्ष की दूरी होती है। फिर से आप समझें, जैसे हमने बिंदु
2 और 5 लिखा। हमने आपसे पूछा कि x अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो जो y का मान होता है वही x अक्ष से क्या होती है, दूरी होती है। और जैसे हमने पूछा y अक्ष से दूरी 2 और 5 बिंदु में, तो y अक्ष से दूरी जो x का मान होता है वह क्या होता है, y अक्ष से दूरी होती है। तो 4 और 5 बिंदु में x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एक दूसरे का उल्टा होता है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि बिंदु 4, 5 की x अक्ष से दूरी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। यहाँ पर एक बिंदु दिया गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु 4 और 5। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और 5 बिंदु में x अक्ष से दूरी, तो जो y का मान होता है वह x अक्ष की दूरी होती है। किसका मान, y का मान, और जो x का मान होता है वह y अक्ष से दूरी होती है। तो x अक्ष से दूरी जो हो जाएगी, y का मान कितना दिया गया है, 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x अक्ष से दूरी 5 हो जाएगी। और यहाँ पर y अक्ष से दूरी पूछी गई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y अक्ष से दूरी। तो y में यहाँ पर हम x का मान लेंगे, क्योंकि जो x का मान होता है वही y अक्ष से दूरी होती है। तो x का मान कितना है, 4 है, तो y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 2 अंक में पूछा जाएगा। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इन दोनों का आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, एक बिंदु दिया गया है 5 और 7 में भुज व कोटि का मान लिखिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो x अक्ष का जो मान होता है, पहला मान किसका होता है, x का होता है, और दूसरा मान किसका होता है, y का होता है। ये तो आपको पता है। तो x अक्ष के मान को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और जो y का मान होता है उसे क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया कि इस बिंदु 5 और 7 में भुज और कोटि का मान ज्ञात कीजिए। तो जो पहला मान होता है x अक्ष का, इसे हम भुज कहते हैं, तो भुज का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जो y का मान दूसरा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे कि हल इस बिंदु 5 और 7 में, बिंदु 5 और 7 में सबसे पहले भुज का मान पूछा गया। तो x अक्ष को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो भुज का मान कितना होगा, पहला जो मान होता है उसे भुज कहते हैं, भुज का मान 5 होगा। और y अक्ष के मान को, जो y अक्ष का बिंदु होता है, तो जो y अक्ष में कितना दिया गया है, 7 दिया गया, तो y का मान कितना होगा, 7 होगा। इसे हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो कोटि का मान कितना होगा, 7 होगा। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। यदि आप क्लास 9th में अच्छी मार्क्स, अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं और आप जो है अपने स्कूल में टॉप करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको हर एक विषय की अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 16, बताइए 0 और 2 समीकरण x - 2y = 4 का हल है या नहीं। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये 0 और 2 इस समीकरण का हल है या नहीं। तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिंदु दिया गया, पहला जो मान होता है x का होता है, दूसरा मान किसका होता है, y का होता है। तो x की जगह हम इस समीकरण में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे x का मान, और जो दूसरा मान y का होता है, y का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। और यहाँ पर हम इसमें चेक करेंगे यदि इसके दोनों पक्ष कैसे आ जाएं, बराबर आ जाएं, अर्थात इस तरफ 4 है और इस तरफ भी 4 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि यह इस समीकरण का क्या है, हल है। क्या है, इस समीकरण का हल है। और यदि बराबर नहीं आए दोनों पक्ष, अर्थात जैसे इस तरफ 4 आ जाए और इस तरफ भी 4 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो 0 और 2 है इस समीकरण का क्या है, हल है। और यदि दोनों पक्ष अर्थात LHS और RHS, बायां पक्ष और दायां पक्ष यदि बराबर नहीं आए, अर्थात इस तरफ 3 आ जाए और इस तरफ 4 आ जाए, कोई भी संख्या अलग अलग आ जाए, तो हम कहेंगे कि जो 0 और 2 इस समीकरण का हल नहीं है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक बिंदु दिया गया है, जो बिंदु दिया गया है 0 और 2 दिया गया है, बिंदु 0 और 2, और एक समीकरण दिया गया है, जो समीकरण दिया गया है x - 2y = 4 दिया गया है। और यहाँ पर आपको बताना है कि इस समीकरण का हल है या नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ
जो x का मान होगा 0 होगा, पहला मान x का होता है और दूसरा मान किसका होता है, y का होता है। तो हम इस समीकरण में x की जगह x का मान 0 रखेंगे और y की जगह y का मान 2 रखेंगे और हम चेक करेंगे, यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का हल है, और नहीं आएंगे तो हम कहेंगे कि 0 और 2 इस समीकरण के हल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ x बराबर 0 तथा y बराबर 2 समीकरण में रखने पर, इस समीकरण में रखने पर इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर हम इस समीकरण में x की जगह x का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 0 लिखा, माइनस चिन्ह जहाँ कितना 2, और जहाँ y है y की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो आप कोष्टक लगाएंगे और y की जगह y का मान 2 रखेंगे, और बराबर में 4 है तो 4 को हमने जहाँ कितना लिखा। इसके बाद आप 0 को हटा सकते हैं, क्योंकि 0 में ना ही कोई संख्या जुड़ती है और ना ही घटती है। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह जहाँ कितना रहेगा, 2 और 2 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक लगा है। तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे और बराबर 4 हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ माइनस के 4 हैं, एक तरफ प्लस के 4 हैं, दोनों बराबर नहीं है। यदि 4 और 4 होते तो यह बराबर हो जाते, लेकिन एक तरफ माइनस के 4 हैं, एक तरफ प्लस के 4 हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि -4 बराबर नहीं है, यह बराबर का चिन्ह होता है, और जब इसको हम बीच से क्रॉस कर देते हैं तो यह बराबर नहीं का होता है। तो -4 बराबर नहीं है 4 के, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 0 और 2 इस समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों के आंसर जो है बराबर नहीं है। यहाँ पर -4 है और यहाँ पर 4 हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इसलिए जो 0 और 2 हैं जो समीकरण दिया गया है x - 2y बराबर 4 का हल नहीं है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं बनता है आप पे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आपको जो भी डाउट्स होता है तो आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा, तो आप कमेंट जरूर करें, और आप हमें बताएं कि आप किस प्रकार से आप तैयारी करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं, या आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मॉडल पेपर के साथ तैयारी करना चाहते हैं। तो उस प्रकार से आपको समझाए जाएंगे क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 17। यह क्वेश्चन अथवा सहित है, इसलिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन लगेंगे। अथवा सहित हम आपको समझा रहे हैं मॉडल पेपर के। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि समीकरण दिया गया है 2x + 5y बराबर 0 के 2 हल ज्ञात कीजिए। कितने हल ज्ञात कीजिए? 2 हल ज्ञात करना है। 2 हल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको थोड़ा सा आप रफ में समझ लें। तो यहाँ पर आप x और y के कोई भी मान रख सकते हैं। एक आपको समीकरण दिया गया है 2x + 5y बराबर 0 दिया गया है। हमें कितने हल ज्ञात करना है? 2 हल ज्ञात करना है। तो आप x या फिर y, आप x के कोई भी 2 मान रख सकते हैं, जैसे आप 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। देखिए कोई भी संख्या आप रख सकते हैं, धन की और ऋण की कोई भी संख्या आप रख सकते हैं। चूंकि क्वेश्चन में 2 हल पूछे गए हैं, इसलिए आप x या y के भी कोई भी मान रख सकते हैं, जैसे हम -1 रख सकते हैं, -10 रख सकते हैं। तो आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, और जब आप x के 2 मान रखेंगे तो y के भी 2 मान आएंगे। यही आपके क्या हो जाएंगे? 2 हल हो जाएंगे। तो आप x या y के अपने मन से कोई भी 2 मान रख सकते हैं, यही आपके क्या हो जाएंगे? 2 हल हो जाएंगे। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। क्वेश्चन में हमें एक जो है समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया गया, सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। जो समीकरण दिया गया है 2x + 5y बराबर 0 दिया गया है, और यहाँ पर हमें कितने हल ज्ञात करना है? 2 हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप x के कोई भी 2 मान रख सकते हैं, कोई भी 2 मान। जरूरी नहीं है कि जैसे हम x का मान 1 रखें तो आप भी रखें, कोई भी आप मान रख सकते हैं। और आप जब छोटी संख्या रखेंगे तो आंसर भी छोटा आएगा। तो आप y के मान भी रख सकते हैं, या फिर आप x के मान भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, इस समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, जहाँ x है वहाँ पर हम कोष्टक में कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। तो 0 लिखा, प्लस 5y जागे था और बराबर 0 जागे था। इस प्रकार से अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y का मान आ जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा? 1 हल हो जाएगा। तो 2 का गुणा जब हम 0 से करेंगे तो यहाँ पर पूरी संख्या 0 हो जाएगी,
प्लस 5y जहाँ था और बराबर में 0 जहाँ था। अब यहाँ 5y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर जो गुणा वाली संख्या 5 यहाँ पर गुणा है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाती है, बटे में आ जाती है। तो 0 के बटे कोई भी संख्या होती है तो पूरी संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो y का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह आपका एक हल हो जाएगा कि जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान भी कितना आया, 0 आया। इसके बाद हम जब दूसरा मान रखेंगे तो दूसरा हल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में 2 हल पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ। अब इसके बाद हम x बराबर 1 रखेंगे। आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, x का मान -1, -10, +10, कोई भी संख्या आप रख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर, 1 रखने पर। तो इस समीकरण में रखेंगे तो 2, जहाँ पर x है वहाँ पर हम कोष्टक में 1 रखेंगे, प्लस 5y जहाँ था और बराबर में 0 जहाँ था। यहाँ से हम गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 1 से करेंगे, क्योंकि कोष्टक है तो 2 एकम 2 होगा, प्लस 5y जहाँ था लिखेंगे बराबर 0 जहाँ था। अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो 5y को हमने जहाँ था लिखा, 0 को आप हटा सकते हैं। प्लस का 2 जब इस तरफ से इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी, प्लस का 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो जो गुणा वाली संख्या होती है बटे में आ जाती है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से y का मान हो जाएगा, जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आया, -2/5। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसलिए इस समीकरण के जो 2 हल होंगे कौन कौन से हो जाएंगे, 2 हल। सबसे पहले हमने जब x का मान 0 रखा तो इस प्रकार से 0, और y का मान कितना आया, 0 आया। तो एक हल इस प्रकार से हो जाएगा, 0 और 0, पहला मान x का 0 रखा तो y का मान भी 0 आया। इसके बाद जो दूसरा हल होगा, जब हमने x का मान कितना रखा, पहला मान x का 1 रखा तो y का मान कितना आया, -2/5। तो दूसरा हल इस प्रकार से, 2 हल इस प्रकार से हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप x या y के मान कोई भी रखकर 2 हल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 3 हल, 4 हल, जितने आप चाहें उतने हल ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन में यह क्वेश्चन 2 अंक में पूछा जाएगा, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया है, 2 अंक का क्वेश्चन है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2, y बराबर 1, समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। यह क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से समझना है। तो आपको बताया गया है कि आपको k का मान ज्ञात करना है, एक समीकरण भी दिया गया है और x की जगह x का मान इस समीकरण में 2 रखना है और y की जगह y का मान 1 रखना है, और इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आप लिखेंगे, दिया गया है कि x का मान 2 दिया गया है तथा y का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और एक समीकरण दिया गया है। जो समीकरण दिया गया है यहाँ पर 2x + 3y बराबर कितना दिया गया है, k दिया गया है। तो यहाँ पर चूंकि हमें पहले से क्वेश्चन में बताया गया है कि k का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह 1 रखेंगे इस समीकरण में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ x बराबर 2 तथा y बराबर 1, x का मान 2 तथा y का मान 1 समीकरण में रखने पर, किस में रखने पर, इस समीकरण में रखने पर। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा। अब इसके बाद इस समीकरण में हम x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, तो रख लेते हैं। 2 हमने जाके ता लिखा, x की जगह x का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो कोष्टक 2 हमने लिखा, प्लस 3 y की जगह y का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा और बराबर में हमने k को जाके ता लिखा। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 आ जाएगा, प्लस 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर k आ जाएगा। 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 बराबर k। या इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, k को हम इस तरफ ले आएँ और 7 को इस तरफ ले आएँ, तो k का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि दोनों पक्षों को बदलने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता है। यदि हम बाएं पक्ष को इस तरफ ले आएँ और दाएं पक्ष को इस तरफ ले आएँ तो कोई भी चिन्ह नहीं बदलता है।
और चिन्ह बदलता भी है तो कुछ इस प्रकार से बदलता है। जैसे यदि इसको आप रफ में समझें, जैसे हमने के को इस तरफ लिया तो धन का के माइनस का के हो जाएगा, और जो प्लस का 7 इस तरफ से इस तरफ आ गया तो माइनस का 7 हो जाएगा, और माइनस माइनस दोनों पक्षों से कट जाएंगे, इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि 7 बराबर के या फिर के बराबर 7। तो आता है, आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि आता है जो के का मान होगा, आता है के का मान कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 19। यह ज्ञात है कि x प्लस वाई बराबर 10 दिया गया है और x बराबर z दिया गया। दर्शाइए कि आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है या दर्शाना है कि z प्लस वाई भी बराबर 10 होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं ध्यानपूर्वक, आप अच्छे से समझें। सबसे पहले लिखेंगे हम हल दिया है। क्वेश्चन में आपको जो भी चीज़ दी गई है यहाँ पर आप लिखेंगे। एक समीकरण दिया गया है कि ज्ञात है, पहले से आपको बताया गया कि x प्लस वाई का मान 10 है, और यहाँ पर बताया गया है कि x बराबर z है। हमें दर्शाना है कि z प्लस वाई का मान भी कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह x प्लस वाई का मान 10 दिया गया है, और यहाँ पर हमें z प्लस वाई बराबर दर्शाना है कि 10 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूंकि x और z दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। इसका अर्थ क्या है कि हम x की जगह z लिख सकते हैं और z की जगह क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, यदि हम इस x की जगह क्या लिखते हैं, z लिखते हैं, चूंकि दोनों पहले से बराबर दिए गए हैं। क्वेश्चन में भी बताया गया है कि x बराबर z है, अर्थात आप जो है x की जगह क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। तो यदि इस समीकरण में हम x की जगह क्या लिखते हैं, z लिखते हैं, तो z प्लस वाई बराबर यह आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए x की जगह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। तो z प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर आप लिखेंगे, चूँकि जो x बराबर z है, x और z कैसे हैं, आपस में बराबर हैं, तो हमने x की जगह क्या लिखा, z लिखा, और y को हमने जहाँ कितना लिखा, बराबर 10। यही आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि जब x प्लस वाई बराबर 10 है तो z प्लस वाई भी क्या होगा, 10 होगा। इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 20। यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C स्थित है, आपको पहले से बताया गया कि दो बिंदु A और B हैं, के बीच एक बिंदु C स्थित है, तो आपको बताना है कि AC बराबर BC स्थित हैं कि AC बराबर कैसे हैं, BC हैं। तो आपको सिद्ध करके बताना है कि AC बराबर 1/2 इंटू AB होगा। एक चित्र खींचकर इसे स्पष्ट करें। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया। क्वेश्चन में बताया गया है कि यदि दो बिंदु A और B के बीच एक बिंदु क्या है, C स्थित है, अर्थात आपको एक बिंदु A बनाना है और B बनाना है। जैसे हमने एक लाइन को खींचा, आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। कुछ इस प्रकार से, जैसे हम एक लाइन को खींच लें, जैसे हमने इसको नाप कर मान के चले, हमने इसको 8 सेंटीमीटर का खींचा, इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर का। और क्वेश्चन में बताया गया है दो बिंदु हैं A और B, A और B दो बिंदु हैं, तो पहले बिंदु को हमने इस प्रकार से A माना और दूसरे बिंदु को हमने क्या माना, B माना। और यहाँ पर बताया गया कि A और B बिंदु के बीच, अर्थात A बिंदु और B बिंदु के बीच में एक बिंदु क्या है, C स्थित है। क्या है, C स्थित है और बीचों बीच स्थित है। जैसे हमने इस AB को 8 सेंटीमीटर का खींचा, तो यहाँ पर जो बीचों बीच बिंदु होगा कुछ इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर एक C बिंदु होगा। कुछ इस प्रकार से आप अंदाज के तौर पर बना सकते हैं। हमने एक बिंदु C लिया कुछ इस प्रकार से, और क्वेश्चन में बताया गया कि AC बराबर BC है, अर्थात यदि AC और BC कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। यदि AC 4 सेंटीमीटर है तो BC भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, अर्थात ये कैसे हैं, AC और BC कैसे हैं, आपस में बराबर हैं, समान लंबाई के हैं।
AC बराबर जैसे मान के चलिए, इसको हमने माना है, आप चाहे तो इसको 10 सेंटीमीटर का भी आप खींच सकते हैं, आप अपने मन से कितने का सेंटीमीटर का आप खींच सकते हैं। तो क्वेश्चन में बताया गया कि AC और BC कैसे हैं, आपस में बराबर है, अर्थात A से C जितनी लंबाई है, जैसे 4 सेंटीमीटर A से C तक की लंबाई है, उसी प्रकार से B से C तक की लंबाई भी कैसी होगी, आपस में बराबर होगी। और आपको बताना है कि AC बराबर 1/2 A इंटू B होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, पहले से बताया गया है कि A और बिंदु B के बीच एक बिंदु C स्थित है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो एक बिंदु A और B के बीच एक बिंदु C स्थित है। क्या है? एक बिंदु A और B के बीच में एक बिंदु C स्थित है। और आगे भी बताया गया है कि स्थित है कि AC बराबर कैसी है, अर्थात A से C तक की लंबाई और B से C तक की लंबाई A आपस में कैसी हैं, बराबर है। AC बराबर क्या है, BC है। और आपको सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध, या आप लिख सकते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कुछ इस प्रकार से हमने लिखा, सिद्ध करना है कि AC बराबर 1/2 इंटू AB, इसको आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपपत्ति, कुछ इस प्रकार से आप उपपत्ति लिखेंगे, वो क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। उपपत्ति में जो भी चीज़ हमें दी गई है, AC बराबर हमें BC दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC बराबर BC। और इस जो आपको AC और BC दो चीज़ें बराबर दी गई हैं, इसी को यहाँ पर हम ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सिद्ध करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम दोनों तरफ AC और AC को जोड़ दें, दोनों तरफ यदि हम AC और AC को जोड़ दें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में, अर्थात बाएं पक्ष AC में भी हम AC को जोड़ेंगे और BC में भी हम AC को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर, कुछ इस प्रकार से हम AC को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर AC पहले से है, जाकेता लिखा, इसमें हम एक AC को और जोड़ेंगे तो AC हो जाएगा। बराबर का चिन्ह जाकेता, BC में भी हम क्या जोड़ेंगे, AC जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद आपको पता है, जैसे 1x और 1x कितने हो जाते हैं, 2x हो जाते हैं, इसी प्रकार से 1 AC और 1 AC कितने हो जाएंगे, 2 AC हो जाएंगे। बराबर में BC प्लस AC, यहाँ पर आप देखें कि BC प्लस AC, अर्थात यदि हम B से C तक की बात करें और A से C तक की बात करें, तो दोनों की लंबाई आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। अर्थात यदि हम B से C तक की लंबाई देखें तो 4 सेंटीमीटर है, A से C तक की लंबाई देखें तो यह भी 4 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A B लिख सकते हैं, A से B तक लिख सकते हैं, क्योंकि A से B तक यदि हम पूरी लंबाई देखें तो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो जैसे BC और AC लिखा है, तो BC और AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, क्योंकि BC 4 सेंटीमीटर है मान के चले, और AC भी कितनी है जी, आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। इसलिए हम BC प्लस AC दोनों मिलकर एक भुजक, एक लाइन क्या बन रही है, AB लाइन बन रही है, AB एक रेखा बन रही है। इसलिए हम BC प्लस AC की जगह क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने AB लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें AC का मान ज्ञात करना है, चूँकि क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि AC बराबर 1/2 A इंटू B करना है। तो आपको पता है AB हमने जाकेता लिखा, जो गुणा वाली संख्या, 2 यहाँ पर गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाती है, बटे में आ जाती है। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1 माना जाता है, तो हम 1/2 लिख सकते हैं और AB को हम जाकेता लिखेंगे। तो इस प्रकार से यह हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा कि AC बराबर 1/2 A इंटू B। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से आप समझ लीजिए, क्वेश्चन में बताया गया कि A और B के बीच एक बिंदु C स्थित है, तो हमने एक बिंदु A बनाया, एक बिंदु B बनाया।
इस प्रकार से आप 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच सकते हैं और इसके बीचों बीच एक सी बिंदु स्थित है। तो हमने सी बिंदु बीचों बीच स्थित किया, चूंकि ए सी और बी सी पहले से बताया गया कि कैसे हैं, बराबर हैं, अर्थात ए से सी तक की लंबाई और बी से सी तक की लंबाई आपस में कैसी है, बराबर है। और यहाँ पर हमने लिखा कि दिया है कि बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है और बताया गया कि ए सी बराबर बी सी। सिद्ध करना है कि ए सी बराबर 1/2 ए इंटू बी। हमने लिखा उपपत्ति में जो भी आपको दिया गया ए सी बराबर बी सी, दोनों पक्षों में हमने ए सी और ए सी को क्या किया, जोड़ा, तो ए सी प्लस ए सी हो जाएगा। बी सी में भी हमने ए सी को जोड़ा, ए सी प्लस एक ए सी और एक ए सी कितने हो जाएंगे, 2 ए सी हो जाएंगे। जिस प्रकार से एक एक्स और एक एक्स कितने हो जाते हैं, 2 एक्स हो जाते हैं, उसी प्रकार से एक ए सी और एक ए सी 2 ए सी हो जाएंगे। बी सी में हमने ए सी को जोड़ा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी से सी तक की लंबाई और ए से सी तक की लंबाई, इसको हम एक ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि बी सी और ए सी मिलकर एक भुजा क्या बन जाएगी, ए बी भुजा बन जाएगी, ए बी रेखा बन जाएगी। तो हमने इसकी जगह क्या लिखा, ए बी लिखा। अब यहाँ पर हमें ए सी का मान ज्ञात करना है, चूंकि हमें सिद्ध करना है ए सी बराबर, तो ए सी बराबर जो गुणा वाली संख्या 2 बटे में आ गई। अब यहाँ पर एक माना जाता है तो हम 1/2 लिख सकते हैं इंटू ए बी। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हैं। क्वेश्चन आपकी जो है अभी आपकी जो अभ्यास टेस्ट पेपर हुए हैं उनमें पूछा गया है और आपके अर्धवार्षिक पेपर में भी पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 21, जो कि 2 अंक में पूछा गया है। संलग्न चित्र में x प्लस वाई के किस मान के लिए ए बी सी एक क्या होगी, रेखा होगी। ए बी सी एक रेखा होगी, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो आपको पता है कि कोई भी यदि रेखा होगी तो रेखा की शर्त क्या होती है, आपको पता होगा कि यदि कोई एक, जैसे इन क्वेश्चन में बताया गया कि ए बी सी एक क्या है, रेखा है। क्या है, रेखा है। तो ए बी सी रेखा के लिए जो आपको x प्लस वाई, तो x जो x दिया गया है और y दिया गया है, तो इसकी शर्त क्या होती है कि यदि ए बी सी एक रेखा होगी तो x और y का मान कितना होगा, 180 अंश। कितना होगा, 180 अंश होगा, क्योंकि कोई भी रेखा होती है तो रेखा पर कितने का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। और x और y है, अर्थात x और y दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यदि कोई रेखा होती है तो उस पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। और बताया गया कि संलग्न चित्र में x और y, x प्लस y के किस मान के लिए, अर्थात x और y प्लस करें तो इनका मान कितना होगा, और एक रेखा होगी। तो यदि x प्लस y का मान यदि 180 अंश होगा तब यह क्या होगी, ए बी सी एक रेखा होगी। तो इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे कि जो x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ए बी सी को एक रेखा होने के लिए, अर्थात यदि ए बी सी एक रेखा होगी तो रेखा होने के लिए दोनों कोणों का योग, अर्थात x और y का मान, x प्लस वाई का मान, अर्थात दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इस प्रकार से आंसर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 22 है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। किसी त्रिभुज के समान कोणों की, यदि समान कोण है तो उनकी सम्मुख, जो सामने, सम्मुख अर्थात सामने की भुजाएं भी कैसी होंगी, समान अर्थात बराबर होंगी। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज, तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको एक त्रिभुज बनाना है, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज को बनाया। यहाँ पर आप अच्छे से बना सकते हैं, स्केल से नाप कर आपको बनाना है अच्छे से। कुछ इस प्रकार से मान के चले कि एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज को आप नाम दे सकते हैं। जैसे यदि हम इसको नाम दे दें, मान के चले कि ए बी सी एक क्या है, एक त्रिभुज है। और क्वेश्चन में बताया गया कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के यदि समान कोण हैं, यदि त्रिभुज के कैसे हैं, समान कोण हैं, तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी कैसी होंगी, समान होंगी। जैसे यदि हम कोई भी आप 2 कोण समान करें, जैसे हमने कोण सी को समान किया और कोण बी को समान किया, तो कोण सी के सामने की जो भुजा ए बी बराबर होगी
कोण बी के सामने कौन सी भुजा है AC। तो आपको सिद्ध करना है कि यदि किसी त्रिभुज के समान कोण है, जैसे हमने कोण C को समान किया कोण B को, आप चाहे तो इन दोनों को कर सकते हैं या फिर इन दोनों को कर सकते हैं, कोई भी दो कोण आप समान कर सकते हैं कि त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, अर्थात सम्मुख भुजाएं अर्थात कोण B के सामने की भुजा क्या है AC है, तो AC और कोण C के सामने की भुजा क्या है AB, तो AC और AB आपस में बराबर होंगी, यह आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। मान के चलिए कि एक त्रिभुज ABC है, माना एक त्रिभुज, इस प्रकार से आप त्रिभुज का सिंबल बना सकते हैं, माना त्रिभुज ABC है जिसमें हमने मान के चले कि कोण B और कोण C कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। क्वेश्चन में पहले से बताया गया कि समान कोणों की सम्मुख, यदि समान कोण है, बराबर कोण है, J और J कोण कैसे हैं, आपस में बराबर हैं, तो उनकी भुजाएं भी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी, आपको सिद्ध करना है, जिसमें कोण B बराबर कोण C है। इसके बाद सिद्ध करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे सिद्ध करना है या सिद्धे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि यदि समान कोण है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। सम्मुख भुजाएं जैसे कोण B के सामने की भुजा AC हो जाएगी, तो सिद्ध करना है कि AC बराबर हो कोण C के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, AB, तो AC बराबर क्या होंगे, AB होंगे। इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। इसके बाद हम थोड़ी सी रचना कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सर्वांग सम अर्थात बराबर सिद्ध करने के लिए दो त्रिभुजों की जरूरत होती है। तो यदि हम AD एक लंब खींच लें, क्या खींच लें, एक लंब खींच लें, इस प्रकार से आप डैश डैश से मिला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको हम D नाम दे सकते हैं। तो हमने जो है AD लंब खींचा, यह क्या होता है, लंब होता है, और लंब जब भी डलता है किसी भी भुजा पर तो यह दोनों यहाँ पर जो कोण बन जाता है 90 अंश का कोण बन जाता है जब भी हम लंब डालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रचना, तो यहाँ पर हमने जो AC और J इस प्रकार से लंब खींचा, यह लंब का चिन्ह होता है, और किस भुजा पर खींचा, BC भुजा पर। AC लंब BC पर खींचा, किस पर खींचा, AD, क्या खींचा, AD लंब खींचा किस पर, BC भुजा पर, तो AD लंब BC पर खींचा। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति में आपको दो त्रिभुज लेना होता है, और दोनों त्रिभुजों को आप क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो आप लास्ट में आखिरी में आप कह सकते हैं कि जो हमें सिद्ध करना है कि AC बराबर AB होंगे। तो उपपत्ति में दो त्रिभुज यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक इस प्रकार से यह त्रिभुज हो जाएगा, एक इस प्रकार से यह त्रिभुज हो जाएगा। इसको आप चाहें तो अच्छे से रफ में भी समझ सकते हैं। जैसे यदि यहाँ से हम एक त्रिभुज निकालें तो एक त्रिभुज इस प्रकार से यह हो जाएगा और एक त्रिभुज इस प्रकार से हो जाएगा। इसको आप ध्यानपूर्वक अच्छे से समझें। अभी यहाँ पर यह त्रिभुज क्या है, AC और D है, यहाँ पर 90 अंश का है, और यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, AD, यहाँ पर 90 अंश का है, और B हो जाएगा। यहाँ पर पहले से दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। अब इसमें आपको दो त्रिभुज लेना है, दो त्रिभुज कौन से हो जाएंगे, ACD होगा और ABD होगा, ACD और ABD। यदि आप इसको बीच में लेंगे तो आपको ADC लेना होगा और यहाँ पर ADB लेना होगा। आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं, ACD और ABD। चूँकि पहले से बताया गया कि कोण B और कोण C बराबर है, इसलिए हम दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज, पहला त्रिभुज क्या होगा, ACD, त्रिभुज ACD, और त्रिभुज दूसरा त्रिभुज क्या होगा, ABD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम तीन चीज़ें बराबर देखेंगे। कौन सी चीज़ें, तीन चीज़ें, जैसे आपने पढ़ा होगा ऐसे सर्वांग समता अर्थात भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। एक होता है ऐसे होता है अर्थात कोण भुजा कोण, एक होता है SAS होता है भुजा कोण भुजा होता है, और एक होता है RHS सर्वांग समता, कर्ण भुजा कर्ण। इतने प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप इन दोनों त्रिभुजों में कोई तीन भुजाएं बराबर देख लें,
या दो कोण और एक भुजा बराबर देख लें, दो भुजाएं बराबर देख लें, एक कोण बराबर देख लें, या फिर कर्ण भुजा कर्ण, एक कर्ण और एक भुजा बराबर देख लें। तो इतनी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। इनमें से एक नियम भी पूछा जाएगा कि ऐसे सर्वांग समता किसे कहते हैं, या फिर ए ऐसे सर्वांग समता किसे कहते हैं। तो एस होता है साइड, साइड मतलब होती है भुजा, और ए इंग्लिश में कहते हैं एंगल, एंगल होता है कोण। इस प्रकार से अब इन दोनों त्रिभुजों में आप देख सकते हैं सबसे पहले ए डी सी, ए कैसे हैं, ए डी सी और ए डी बी, ए आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों जगह यहाँ पर 90 अंश का है, यहाँ पर भी 90 अंश का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जगह समकोण यहाँ पर बन रहे हैं, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 अंश का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए डी सी जो बराबर होगा ए डी बी के बराबर होगा। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर हम लिखेंगे कोण, यह कोण का सिंबल होता है अर्थात प्रतीक चिन्ह होता है। तो यहाँ पर कोण ए डी सी बराबर होगा कोण ए डी बी के, ए डी सी जो बराबर होगा ए डी बी के बराबर होगा, ए डी बी के बराबर होगा। चूंकि आपको कारण भी लिखना होता है कि दोनों कोण क्यों बराबर हैं, क्योंकि दोनों कोण 90 अंश के हैं, समकोण हैं। कैसे हैं, समकोण हैं या 90 अंश के हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 90 अंश के यहाँ समकोण है। इसके बाद दूसरा जो है हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से बताया गया कि कोण बी और कोण सी बराबर हैं, समान कोण है, अर्थात कोण बी और कोण सी कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण सी। यहाँ पर यह क्वेश्चन में हमें पहले से क्या किया गया है, दिया गया है, तो यहाँ पर हमने लिखा दिया है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुजों में ए डी और ए डी, दोनों त्रिभुजों में क्या है, ए डी और ए डी क्या है, उभयनिष्ठ है, अर्थात इस त्रिभुज में भी ए डी है और इस त्रिभुज में भी क्या है, ए डी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए डी बराबर ए डी बराबर ए डी। यहाँ पर हम कारण लिखेंगे, चूंकि ए डी और ए डी क्या हैं, उभयनिष्ठ हैं, क्या हैं, उभयनिष्ठ हैं, अर्थात दोनों में है। तो इस प्रकार से हमने जो है तीन चीज़ें बराबर ढूंढ ली हैं, दो कोण बराबर मिल चुके हैं और एक भुजा बराबर है ए डी और ए डी। तो इस प्रकार से हमारे दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो दो त्रिभुज हमने लिए थे, त्रिभुज ए सी डी सर्वांग समता हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, सर्वांग समता का चिन्ह होता है बराबर और इस प्रकार से। और त्रिभुज ए बी डी दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और कौन से नियम से, दो कोण हैं आपके पास और एक भुजा है, दो कोण है और एक भुजा है, तो दो कोण और एक भुजा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ऐसे, अर्थात कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, अर्थात ए ऐसे सर्वांग समता, ए एस ए सर्वांग समता से, या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कोण भुजा कोण सर्वांग समता से। किससे, सर्वांग समता से। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए कोण भुजा कोण से। इसलिए आप जो भी आपको क्वेश्चन में सिद्ध करना है, क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि यदि त्रिभुज के समान कोण हैं, कोण बी और कोण सी बराबर हैं, तो इनकी सम्मुख भुजा अर्थात कोण बी के सामने की भुजा ए सी और कोण सी के सामने की भुजा ए बी, ये आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसलिए ए सी बराबर क्या होगा, ए बी होगा। और CP/CT से, किस प्रकार से, CP/CT से, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, अर्थात AC बराबर AB होगा, अर्थात AC भुजा AB के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 23 है, चतुर्भुज के कोई दो प्रकार लिखिए, चित्र भी बनाइए। तो चतुर्भुज जो है 4 या 5 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, इनके आपको प्रकार लिखना अर्थात नाम लिखना और चित्र भी बनाना है। जैसे आप चाहें तो समांतर चतुर्भुज भी लिख सकते हैं, आयत आप लिख सकते हैं, आयत भी एक चतुर्भुज होता है, वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है, और एक समलंब चतुर्भुज होता है। कुछ इस प्रकार से इनमें से आप कोई भी नाम लिख सकते हो, जो भी आप नाम लिखेंगे आप चित्र भी बनाएंगे। जैसे आयत और वर्ग यह सरल है, समांतर चतुर्भुज भी आप बना सकते हैं। तो आपको दो प्रकार लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
जो उत्तर होगा चतुर्भुज के दो प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज के कोई दो प्रकार। दो प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे हम पहला क्या लिख दें, आयत लिख दें। क्या लिख दें, आयत। और दूसरा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। आप समलंब चतुर्भुज भी लिख सकते हैं या समांतर चतुर्भुज, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। अब आयत आपको पता होगा कि आयत की जो है आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। आपको चित्र भी बनाना है तो कुछ इस प्रकार से आप आयत बना सकते हैं। जैसे हमने इस प्रकार से आयत को बनाया। आयत की विशेषता क्या है कि आयत की जो है आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं समान होती हैं। तो इस प्रकार से यह आयत हो जाएगा। जैसे इस भुजा के बराबर यह भुजा हो जाएगी। यदि यह 2 सेंटीमीटर की है तो 2 सेंटीमीटर की यह भी होगी। यह यदि 4 की है तो यह भी 4 की हो जाएगी। तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यह कोण भी 90 अंश का हो जाएगा, यह कोण भी 90 अंश का होगा और यह कोण भी जो है 90 अंश का होगा। यह कोण भी क्या होगा, 90 अंश का होगा। आप चाहें तो इसे ABCD नाम दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और नीचे आप चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं। यह क्या है, एक आयत है। क्या है, आयत है। तो इस प्रकार से आप आयत बना सकते हैं। आयत भी एक चतुर्भुज होता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा हमने लिया था वर्ग। वर्ग की खास विशेषता का है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो आप ऐसी लंबाई एक खींचिए। जैसे हमने इसको 3 सेंटीमीटर का बनाया तो 3-3 सेंटीमीटर की आप प्रत्येक भुजा खींचेंगे। इस प्रकार से यह भुजा भी 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से आप बनाएंगे। इसको आप नाप कर बनाइए। यह भी कितने की हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से। जैसे हमने इसको कितने का बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर का। तो इसको भी आप नाप कर कितने का बनाएंगे, 3 सेंटीमीटर का बनाएंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर यह भी कितने की हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर की। और इस प्रकार से आप इसको भी नाप कर बनाएंगे। कुछ इस प्रकार से आप जैसे हमने इसको खींचा तो यह भी कितने की हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी इस प्रकार से। और यह भी कितने की हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो वर्ग की विशेषता क्या कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यदि यह 3 की है तो यह भी 3 की होगी, यह भी 3 की होगी, यह भी 3 की होगी। और इसमें भी जो होता है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है। कितने का होता है, 90 अंश का होता है। तो इस प्रकार से आप चतुर्भुज के कोई भी 2 उदाहरण लिख सकते हैं और उनके आप चित्र भी बना सकते हैं। इसको आप नाम भी दे सकते हैं ABCD कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हैं नंबर 2 और वर्ग आप लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप चतुर्भुज के कोई भी 2 उदाहरण लिखिए और चित्र भी बनाइए। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं आयत का और वर्ग का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 24। एक चतुर्भुज है ABCD के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यदि कोण A बराबर 35 अंश है तो कोण भी निर्धारित कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि किस चतुर्भुज में जो है विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, अर्थात समान 2 भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं, समान 2 भागों में। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है। तो सबसे पहले हम एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यदि एक समांतर चतुर्भुज बना लें कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज बनाया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज को हमने जैसे ABCD नाम दिया, ABC और D एक समांतर चतुर्भुज है। और बताया गया कि विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अर्थात यदि हम एक विकर्ण AC खींचें तो जो AC विकर्ण है यहाँ पर आप देख सकते हैं समद्विभाजित करता था, समान 2 भागों में बांट रहा है। समद्विभाजित, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, भाजित मतलब बांटता है। तो समान 2 भागों में बांटता है। AC भी समान 2 भागों में बांटता है। इसके बाद दूसरा विकर्ण जो BD है, BD भी 2 भागों में बांटेगा। तो इस प्रकार से हमने एक चित्र को बना लिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं यदि कोण A, यदि यह कोण A पूरा कोण कितने का है, 35 अंश का है। तो आपको कोण B का मान क्या करना है, ज्ञात करना है कि कोण B का मान कितना होगा।
समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि इसके यहाँ पर आपस में दो कोण, आपस में जो समांतर कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं, इन दोनों कोणों का योग, जैसे कोण ए और कोण बी का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा, कोण डी और कोण सी का मान भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से कोण बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है, दिया गया है क्वेश्चन में कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण समद्वि भाजित करते हैं, तो आप लिखेंगे विकर्ण समद्वि भाजित करते हैं। और दिया गया कि कोण ए बराबर 35 अंश है और आपको कोण बी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे कोण बी और कोण बी, कोण ए कोण बी बराबर इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश होगा, क्योंकि एक क्या है समांतर चतुर्भुज के कोण है, क्या है एक समांतर चतुर्भुज के, क्या है समांतर चतुर्भुज के कोण है, किसके कोण है समांतर चतुर्भुज के कोण है, इसलिए आपस में इन दोनों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। कोण डी और कोण सी का मान भी कितना होगा 180 अंश होगा। इसलिए यहाँ पर कोण ए हमें पहले से बताया गया 35, तो कोण ए की जगह हम 35 अंश लिखेंगे। कोण बी का हमें मान ज्ञात करना है, तो कोण बी को हमने जाकिता लिखा बराबर 180 डिग्री जाकिता। अब यहाँ से यदि हम कोण बी का मान ज्ञात करें तो प्लस के 35 का पक्षांतर हमें इस तरफ करेंगे, तो 180 को हमने जाकिता लिखा, 35 जो प्लस के इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो कोण भी बराबर कितना हो जाएगा, यदि 180 में से हम 35 को माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 145 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 145 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोण बी का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 145 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यदि कोण डी दिया होता, कोण सी पूछा हुआ होगा, तो कोण डी प्लस कोण सी का मान भी कितना होता 180 डिग्री होता। तो इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 25, जो कि 2 अंक में पूछा गया है। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। शंकु का अर्थात इसका जो शंकु है इसका आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले आप शंकु को समझ लिए। शंकु कुछ इस प्रकार से होता है, जो आपने जोकर देखा होगा, जोकर की जो टोपी होती है वह शंकु के आकार की होती है कुछ इस प्रकार से। शंकु की जो तिरछे में होता है या शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई होती है, जिसे हम L से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, L से दर्शाते हैं त्रिज्यक ऊंचाई को। दोनों तरफ L होती है अर्थात त्रिज्यक ऊंचाई होती है इस प्रकार से। और बीच में जो होती है यह क्या होती है, हाइट अर्थात ऊंचाई होती है, जिसे हम S से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, S से। और इसके बाद जो यहाँ पर जैसे आपने वृत्त देखा होगा, तो यहाँ पर जो होता है मध्य बिंदु वो होता है, वो त्रिज्या इस प्रकार से होती है R, इस प्रकार से यह त्रिज्या होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि शंकु के आधार का व्यास, आपको ध्यान रखना है जैसे यदि हम एक प्रकार से वृत्त बना लें तो इसका जो व्यास होगा, व्यास जैसे क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर कितना दिया गया 10.5, तो व्यास इस प्रकार से होता है, पूरा का पूरा होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो त्रिज्या होती है हमेशा व्यास की क्या होती है, आधी होती है। और जो व्यास होता है त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है। जैसे यदि त्रिज्या 5 है तो व्यास कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में व्यास जो है 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी अर्थात 10.5, और इसके बटे हम 2 करेंगे अर्थात 10.5 का हम आधा करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन में त्रिज्यक ऊंचाई अर्थात L का मान दिया गया है और व्यास D का मान दिया गया है। और यहाँ पर आपको जो है इसका अर्थात शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है पाई R L होता है। पाई का मान आप कितना रखेंगे 22/7 होता है। दशमलव में 3.14 होता है। तो जब क्वेश्चन में बताया नहीं गया है तो हम पाई का मान 22/7 रखेंगे। त्रिज्या का मान यहाँ से हम ज्ञात करेंगे क्योंकि हमें व्यास दिया गया है और L पहले से दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। क्वेश्चन में हमें व्यास का मान दिया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसलिए यहाँ से यदि हम
त्रिज्या जो r होती है, यदि r का मान निकालें तो व्यास की जो आधी होती है वह त्रिज्या होती है आधी, अर्थात जैसे यदि 10 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना होगा 5 होगा। इसी प्रकार से 10.5 का आधा कितना होता है 2 होता है, तो 10.5/2 यह त्रिज्या का मान हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर होगा। इसको चाहें तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे यदि हम यहाँ से यदि हम दशमलव हटा दें तो ऊपर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, और जब हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे दशमलव का कितना माना जाता है 1 माना जाता है, और दशमलव के बाद एक संख्या तो हम 1 0 रखेंगे, तो इसको हम 105 बटे कितना लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 105 बटे 20, इतने सेंटीमीटर त्रिज्या का मान हो जाएगा। और आगे बताया गया कि शंकु की जो त्रियक ऊंचाई है, त्रियक ऊंचाई को हम L से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो त्रियक ऊंचाई का मान दिया गया है क्वेश्चन में, अर्थात L बराबर कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर हमने 10 सेंटीमीटर लिखा। इसके बाद हमें इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना, अर्थात शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई RL होता है। तो पाई की जगह, पाई का मान क्वेश्चन में बताया नहीं गया, तो पाई का मान हमेशा आप 22/7 रखेंगे। आर की जगह आर का मान जो त्रिज्या का मान है कितना दिया गया है, यहाँ पर 105/20 दिया गया है। आप चाहें तो दशमलव में भी लिख सकते हैं। और एल की जगह एल का मान कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको यदि हम सॉल्व करें तो यदि हम इसको कैंसिल आउट करें तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 0 पर नीचे 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से यदि हम 22 को डिवाइड करें तो 2 एकम 2 होगा, यहाँ पर 2 एकम 2 होगा, 2 एकम 2 होगा, तो 22 कट जाएंगे। 7 से चाहे तो हम 105 को भी काट सकते हैं। यदि आप जो है काटते नहीं बनता है, डिवाइड करते नहीं बनता है, तो आप 7 का भाग 105 में करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो 7 एकम 7 होगा, यहाँ पर घटाएंगे तो बचेंगे 3 हो जाएंगे, उतारिए आए 5, 7 पौना 35 हो जाएगा। तो 7 का भाग 105 में 15 बार जाएगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, बचेंगे 3 हो जाएंगे 35, 7 पौना 35। तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बचेगा 11 बचेगा इंटू, और यहाँ पर 15 बचेगा, और बाकी सभी संख्या कट जाएंगे। और 1 का गुणा करेंगे तो वापस से संख्या आ जाएंगी। अब 15 का गुणा यदि हम 11 से करें तो आप 11 का कर सकते हैं, 11 का गुणा 5 में करेंगे 55 आ जाएंगे, 55 के 5 आ जाएंगे, हासिल 5 आ जाएंगे, 11 कम 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16। तो 165 और सेंटीमीटर। और हमेशा जो हम क्षेत्रफल नापते हैं वर्ग में नापते हैं, और सेंटीमीटर दिया गया है तो वर्ग सेंटीमीटर, 165 वर्ग सेंटीमीटर इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 26 दिया गया है। क्वेश्चन में बताया गया है कि व्यास दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। तो इसको आप थोड़ा सा रफ में समझ लें। क्वेश्चन में बताया गया है गोला इस प्रकार से होता है और अर्धगोला बताया गया है कुछ इस प्रकार से होगा, अर्थात कुछ इस प्रकार से एक अर्धगोलाकार क्या दिया गया है, कटोरा दिया गया है। तो आपको बताना है कि इस अर्धगोलाकार कटोरे में कितना दूध आ सकता है, कितना दूध, कितने लीटर दूध आ सकता है। तो अर्थात इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इसके अंदर कितना दूध आ सकता है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आयतन अर्धगोले का। अर्धगोला कटोरा जो है अर्धगोले के आकार का है, और अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर घन होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर घन होता है, लेकिन अर्धगोला इसके 2 हिस्से हो जाते हैं, इसलिए 4 का आधा 2 हो जाता है। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर घन होता है, और इसके अंदर आयतन ही होता है, अर्थात इसके अंदर कितना दूध आ सकता है इस अर्धगोलाकार कटोरे के अंदर। तो हमें आयतन ज्ञात करना है 2/3 पाई आर घन। इसमें जो है हमें केवल आर की ज़रूरत होती है, पाई की जगह हम पाई का मान 22/7 रखेंगे, और त्रिज्या के मान की हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो है व्यास का मान दिया गया है, व्यास बराबर कितना दिया गया है 10.5
5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें तो त्रिज्या की ज़रूरत है, तो आपको पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक व्यास होगा, तो जो है त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए जो त्रिज्या का मान होगा अर्थात जो r का मान होगा इसका आधा होगा, 10.5 का आधा अर्थात हम 2 से भाग करेंगे। जैसे यदि व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ से यदि हम दशमलव हटाएं तो 105 हो जाएगा, और 2 को हमने जांकेता लिखा इनटू में। अब चूंकि हमने दशमलव हटाया है तो दशमलव का 1 माना जाता है नीचे, दशमलव के बाद इस तरफ एक संख्या है तो एक 0 आ जाएगा। तो 105 नीचे यदि हम गुणा करें तो 2 का 10 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। इतने सेंटीमीटर त्रिज्या का मान हो जाएगा। इसके बाद इस अर्धगोलाकार कटोरे में कितना दूध आ सकता है, अर्थात अर्धगोले कटोरे का हमें आयतन ज्ञात करना है। आयतन का सूत्र इस प्रकार से होता है 2/3 पाई r घन। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, कटोरे का आयतन। और जो अर्धगोले का आयतन होता है, कटोरे का आयतन 2/3 पाई r घन होता है। अब यहाँ पर हमने 2/3 को लिखा इंटू पाई की जगह पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 रखेंगे। r की जगह r का मान, त्रिज्या का मान कितना रखेंगे, आप चाहें तो दशमलव में भी रख सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से रख सकते हैं, यहाँ पर 105 और यहाँ पर हमें त्रिज्या का मान रखना है तो कितना हो जाएगा 105 वटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इसका कितना होगा घन होगा अर्थात 3 की घात हो जाएगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से यहाँ पर आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि 2 का भाग जब आप 10.5 में करेंगे तो आप इस प्रकार से संख्या बनाएंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन हो जाएगा, आपका आंसर तो आ जाएगा। तो यहाँ से यदि हम 10.5/2 हैं तो यहाँ से आप भाग कर सकते हैं, 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं 10.5। जैसे यदि हम दशमलव हटा दें तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएंगे तो 2 का भाग 5 में कितनी बार 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, बचेगा 1। अब इसके बाद यहाँ पर हम दशमलव रख सकते हैं, तो दशमलव के बाद यदि यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा सकते हैं तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो 52 दशमलव कितना होगा 5 होगा, लेकिन यहाँ पर एक अंक पहले से दशमलव है तो एक अंक यहाँ पर है और एक अंक पहले से है, तो 1 और 1 2 अंक बाद अर्थात 5 दशमलव कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो जो त्रिज्या का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 5.25। और यहाँ पर आप चाहें तो इस प्रकार से इसकी जगह आप यहाँ पर कितना रख सकते हैं 5.25 और 3 की घात। यहाँ पर आसानी होगी क्योंकि 3 की घात है, घन करेंगे यहाँ पर हम। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 2/3 इंटू 22/7 और 5.25 का यहाँ पर हमने घन लिखा। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद आप यहाँ से आप 5.25 का घन निकालेंगे और यहाँ से आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे। तो घन कैसे निकालते हैं इसको आप थोड़ा सा रफ में समझेंगे। यहाँ पर हमें 5.25 का घन निकालना है, अर्थात 5.25 को हम कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो यदि आप 3 बार गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर होगा, या फिर आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 2/3 22/7। 5.25 को आप कितनी बार लिख सकते हैं 5.25 3 बार लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की घात है 5.25 इंटू 5.25। इसके बाद आप चाहें तो इसको 7 से कैंसिल कर सकते हैं, अर्थात यदि आप 7 का भाग 5.25 में करेंगे तो इस प्रकार से आप करेंगे 7 का भाग 5.25। जैसे हम यदि दशमलव को हटा दें तो 7 का भाग 52 में करेंगे, क्योंकि 5 में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 से 49 होता है, 7 या 56 ज़्यादा हो जाएंगे, हटाएंगे तो 3 बचेंगे, यहाँ पर 35 आ जाएंगे, 7.35 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पर 1 और 1 कितने अंक बाद दशमलव है 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर यदि काटेंगे तो यहाँ पर आगे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम 0 लगा सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा, 7 से कैंसिल होगा। इसके बाद आप चाहें तो इसको 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 0 में नहीं जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 हो जाएंगे 15 3 5 15, तो यहाँ पर 0.25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास जो है संख्या 2 इंटू 22 इंटू यहाँ पर संख्या बची 0.25, यहाँ पर
5.25 और यहाँ पर भी 5.25। सभी का आप गुणा करेंगे तो सबसे पहले आप 22 और 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा। इसके बाद 0.25, 5.25 और 5.25। यदि आप इन सभी का गुणा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 303.1855 इस प्रकार से, और इतने सेंटीमीटर घन आपका जो है आंसर हो जाएगा। इतने घन सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन में लीटर में पूछा गया कि इस कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, तो यदि आप इसको लीटर में बदलेंगे तो 0.3032 लीटर लगभग इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे के क्वेश्चन हल सहित सॉल्यूशन के साथ बताए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।